बात की थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब में कमी विलयन में क्यों होती है, आज हम उसी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। इस वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित किया गया था, जो कि स्थापित किया था किसने, राउले ने। अब कुछ किताबों में लिखा हुआ राउले, कुछ जगह लिखा हुआ राउल्ट, तो आप नाम से कंफ्यूज ना हो, एक ही अर्थ है दोनों का। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलयन की सांद्रता के मध्य राउल ने एक संबंध स्थापित किया था, जिसे हम राउल के नियम से जानते हैं। क्या है ये नियम? ये नियम जो है वो एक तो निर्भर करता है किस पर, दो राशियों के बीच में संबंध बताता है। वो संबंध है एक तो आंशिक वाष्प दाब, और दूसरी जो राशि है वो है हमारे पास में विलय, या जो विलयन में घटक हैं उन घटकों के मोल अंश। इसके घटकों के मोल अंश, दो घटक है हमारे पास, विलय और विलायक। तो विलयन में घटकों के आंशिक दाब और घटकों के मोल अंश के बीच में राउल ने नियम स्थापित किया था, जिसे राउल के नियम से जानते हैं। हमारे सिलेबस में राउल के दो नियम हैं। पहला नियम जो है वो नियम है जब विलेय पदार्थ, विलेय वाष्पशील हो। विलायक तो हमारा वाष्पशील ही रहेगा। हमारे पास में जो दो नियम बने हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक में हम विलेय को वाष्पशील रखेंगे और दूसरे को हम अवाष्पशील रखेंगे। यानी दोनों घटक, या ये कह सकते हैं कि दोनों घटक वाष्पशील हो। उस अवस्था के अंदर राउल ने जो नियम दिया था वो नियम कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसको हमने शॉर्ट में यहाँ लिखा है कि आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये नियम था। देखो, इसको आप हेनरी के नियम के साथ याद रख सकते हो। हेनरी के नियम में हमने क्या कहा था कि मात्रा जो है वो वाष्प दाब के समानुपाती होती है। यहाँ मात्रा की जगह हमने क्या काम में लिया है, मोल अंश, और दाब को हम लिख रहे हैं आंशिक वाष्प दाब। मान लेते हैं कि हमारा विलयन, माना विलयन जो है वो दो घटकों से बना है। विलयन में घटक जो है वो हमारे दो है, द्विअंगी विलयन है। एक घटक को हमने ए कहा है और दूसरे घटक को हमने बी कहा है। हम ए घटक को हमेशा विलायक और बी घटक को हमेशा विलेय मानेंगे। सिंबल दिया है हमने, माना है हमने। इस विलयन के अंदर इस घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, उसको हमने मान लिया पी ए। पी का मतलब है वाष्प दाब, ए का मतलब है घटक ए का। इसी तरीके से बी का जो आंशिक दाब है उसे हमने कह दिया है पी बी। विलयन के अंदर घटकों के मोल अंश हम मान लेते हैं। इन घटकों के मोल अंश जो है वो क्रमशः एक्स ए व एक्स बी है। पी ए घटक ए का आंशिक दाब, एक्स ए घटक ए का मोल अंश है। इसी प्रकार बी के लिए तो हमारी परिभाषा या नियम के अनुसार कि किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी आंशिक वाष्प दाब को हमने कहा पी ए, वह उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये था हमारा राउल का नियम। तो आप इस गणितीय संबंध से इस नियम को परिभाषित कर सकते हैं। इस समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं तो हम लिखते हैं कि पी ए बराबर है हमारे पास में पी ए नॉट एक्स ए, जहाँ पी ए नॉट एक स्थिरांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे हम ए का शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था का मतलब केवल घटक एक ही है, उसमें कोई दूसरा घटक नहीं मिला यार। तो ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब या वाष्प दाब है पी ए नॉट, जो कि कांस्टेंट राशि है। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। इसी नियम को हम घटक बी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो घटक बी पर हम क्या कहेंगे कि घटक बी का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब घटक बी के मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ पर भी हम समानुपाती नियतांक को हटाते हैं और एक कांस्टेंट राशि ले लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं पी बी नॉट। पी बी नॉट को हम क्या कहेंगे, जैसे पी ए नॉट को कहा ये ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था, तो ये पी बी नॉट जो होगा वो बी का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। चलो
अब हम क्या करते हैं, हमारे पास घटक ए और बी के आंशिक वाष्प दाब है। हम अगर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना चाहें तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन कितने घटकों से बना हुआ है, 2, तो विलयन का वाष्प दाब हम कह देते हैं पी। ये किसके बराबर होगा, देखो ए और बी दोनों के वाष्प दाब के गणितीय योग के बराबर होगा। तो हमने कह दिया पी विलयन का वाष्प दाब बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। हम इन समीकरण 1 व 2 से पी ए और पी बी के मान इस समीकरण में लिखते हैं तो ये समीकरण बन जाएगा पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हमको इस व्यंजक को केवल एक ही घटक के रूप में लिखना है, यानी एक्स ए और एक्स बी में से किसी एक ही घटक को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी विलयन में समस्त घटकों के मोल अंशों का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमें बी घटक का मोल अंश या ए घटक का मोल अंश हटाना है तो एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। ये समीकरण नंबर, इसको हम दे देते हैं 3। इस 3 के अंदर रख दो इस मान को एक्स ए के, तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 पी बराबर पी ए नॉट, इस एक्स ए की जगह हम लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस ये एज इट इज हमारे पास पी बी नॉट एक्स बी। इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो पी बराबर ये आ जाएगा पी ए नॉट, ये माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इन दोनों व्यंजकों के अंदर, इन दोनों पदों में देखेंगे तो एक्स बी जो है वो एक कॉमन राशि है, तो समीकरण को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। पी ए बराबर पी ए नॉट, इस व्यंजक में से इन दोनों पदों में से हम एक्स बी जो है वो कॉमन ले लेते हैं। एक्स बी, अब मैं ये पहला पद काउंट कर रहा हूँ तो इसको हम पहले लिख रहे हैं, यहाँ आ जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। इसको थोड़ा और मैं अपनी सुविधा अनुसार इस तरीके से लिख दूँ कि P बराबर एक्स बी, जिनको तो मैं पद ही आगे पीछे कर रहा हूँ, तो क्या हो गया ये पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, इसको मैं पीछे लिख दे रहा हूँ पी ए नॉट। इसे मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 4। ये राउल्ट के नियम के कुछ गणितीय रूप आए हैं। इस समीकरण 1 से हमने ए घटक के वाष्प दाब और समीकरण 2 में घटक बी के वाष्प दाब और समीकरण 3 को हमने रिप्रेजेंट किया है विलयन के वाष्प दाब में। समीकरण 3 को हमने रीअरेंज किया है केवल घटक बी के मोल अंश के रूप में। अब इन सभी समीकरणों को हम ग्राफीय निरूपण से या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो देखो यहाँ पर छोटा, इन सभी समीकरणों का देखो हम ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में निर्देश तंत्र लिया हमने। मान लेते हैं कि एक निर्देश तंत्र है, ये एक्स अक्ष जहाँ पर हम राशि लेंगे मोल अंश और वाई अक्ष पर हम ले रहे हैं वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में संबंध को बता रहे हैं। ये मैंने देखो 2 ओरिजिन लिए हैं। इस जगह पर मैं कह रहा हूँ कि हमारा केवल शुद्ध घटक एक है एक्स ए, और उस अवस्था में घटक बी का मोल अंश है 0। दूसरे ओरिजिन पर मैं कह रहा हूँ कि एक्स ए के मोल अंश है 0 और एक्स बी के मोल अंश है हमारे पास में 1। इन दोनों ओरिजिन के बीच में, यानी इन दोनों एक्स ए और एक्स बी का जो योग होगा वो सदैव कितना होगा, 1। इस दिशा में गति करता हूँ तो एक्स ए के मोलों की संख्या में कमी होगी और बी के मोल अंशों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में हमारे पास में क्या है कि पी ए समानुपाती है एक्स ए, यानी जैसे जैसे एक्स ए की मात्रा बढ़ेगी पी ए यानी ए का आंशिक दाब भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ देखें, इधर चलता हूँ तो ए के मोल अंश बढ़ते हैं तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा, जिसको मैंने इस तरीके से एक सरल रेखा के रूप में लिख दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी ए बराबर है मेरा पी ए नॉट एक्स ए। यहाँ जो ये वाष्प दाब यहाँ वाई अक्ष पर जो काट रहा है उसे मैं लिख देता हूँ पी ए नॉट, जो कि क्या है, शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था मतलब जब केवल घटक ए हो, उस अवस्था में बी के मोल अंश 0 है, घटक ए हुआ, शुद्ध अवस्था हुई। इस शुद्ध अवस्था में इसका क्या है, वाष्प दाब है। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी मैं लिख देता हूँ। समीकरण 2 भी इसी प्रकार से पी बी समानुपाती एक्स बी है, यानी जैसे जैसे एक्स बी इस दिशा में जाता हूँ तो एक्स बी के मोल अंश बढ़ेंगे तो उसके वाष्प दाब में भी वृद्धि होगी। ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया।
इसको हम कह देते हैं पी बी बराबर है हमारे पास पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ जो ये वाष्प दाब को जिस अक्ष पर काट रहा है, ये शुद्ध अवस्था में किसका वाष्प दाब होगा, घटक बी का। अब देखो समीकरण 3 को लेते हैं। समीकरण 3 में मैं इसका संशोधित रूप ये ले रहा हूँ। ये समीकरण देखो एक प्रकार का कैसा समीकरण है, सरल रेखा का, जो कि रिप्रेजेंट करता है y बराबर mx प्लस c। समझने के लिए जहाँ y हो गया p, x हो गया ये x मोल अंश हो गया, ये हमारे लिए कांस्टेंट जो कि m को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो गया c, यानी एक सरल रेखा के रूप में है। इस सरल रेखा में ये हमारा जो पद होगा वो ढाल होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, अंतःखंड। इसको यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ तो देखो इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसका मान होगा p बराबर पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट।